आज का एडिटोरियल डिस्कशन नेचुरल फार्मिंग पर है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये कॉन्सेप्ट सुभाष पालेकर हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रमोट किया था। और इसका प्रमोट करने के पीछे रीज़न था ग्रीन रिवॉल्यूशन के स्मॉल सेक्टर पर लॉस, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उनको लॉस देखने को मिले, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन लार्ज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लार्ज फील्ड्स हैं, लार्ज खेत हैं, उनमें बेनिफिट किया। तो सुभाष पालेकर का कहना है जो केमिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट मिलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन होता है केमिकल्स का, उसको कम करने के लिए ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल जो हमने द हिंदू से लिया है, द हिंदू के आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरह से इसके चैलेंजेस आ रहे हैं इम्प्लीमेंट करने में और क्या स्टेप लिए जा सकते हैं ताकि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। देखो, एडिटोरियल का टॉपिक ये था, नेचुरल फार्मिंग नीड्स बेटर प्राइस एंड मार्केट। ठीक है, ये द हिंदू में पब्लिश किया गया। इसमें हम नेचुरल फार्मिंग के चैलेंजेस देखेंगे और क्या स्टेप लिए जाएं ताकि हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सकें। देखो, नेचुरल फार्मिंग एक एग्रीकल्चर फेनोमेना है जिसमें लोकल इकोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट यूज होते हैं, इसे इसीलिए एग्रो इकोलॉजी कहते हैं। कैसे? नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? नेचुरल फार्मिंग में आपको केमिकल का यूज़ नहीं मिलेगा, वन ऑफ द मेन रीज़न। फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसे लोकल इकोलॉजी कहा जाता है। क्यों लोकल? एज पर लोकल इकोलॉजी क्यों होता है ये? इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो काव डंग पाया जाता है, ठीक है, जो वहाँ से वेस्टेज निकलता है हमारे एनिमल रिसोर्सेज से, तो ये सब चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं और केमिकल और इन सब चीज़ों का यूज़ ज़ीरो कर दिया जाता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से नेचुरल फार्मिंग प्रमोट हो रही। देखो, कोई भी चीज़ होती है, आप आंसर राइटिंग में उसका बेसिक्स जरूर लिखिए। जैसे नेचुरल फार्मिंग क्या है, ठीक है, क्यों इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है, इसकी अगर एक एक लाइन लिख देते हैं तो आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। नेचुरल फार्मिंग को एग्रो इकोलॉजी भी कहते हैं। क्यों यूँ कहते हैं? क्योंकि लोकल इकोलॉजी से रिलेटेड इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जिक्र आया। देखो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के मेथड में क्या होता है, हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, और ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस क्या हो गई कि केमिकल का बहुत कम या फिर मिनिमम यूज़ या फिर ना के बराबर। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में तो केमिकल और फर्टिलाइजर का ज़ीरो यूज़ होता है। जो हमारे रेजिड्यू पेड़ों से गिरता है, जो अदर रिसोर्सेज से हम फर्टिलाइजर करते हैं, काव डंग से हम खाद बनाते हैं, उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट सुभाष पालेकर जी ने ये मेथड डेवलप किया 1990 में, और ये अल्टरनेटिव था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। आप जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आया? 1967 में क्या हुआ, हमारे पास ग्रेन का क्राइसिस हो गया। हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था और अमेरिका हमें लो क्लास के जो ग्रेन है वो देता था, जैसे जो पिग को खिलाए जाते हैं, ठीक है, PL-47 समथिंग नाम था उसका। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के पीछे रीज़न था कि हमें ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना था और हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना था। तो इसीलिए हाई यील्ड वैरायटी के सीड इंट्रोड्यूस किए गए। यही हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स आज हर कहीं डाले जाते हैं। मगर इससे क्या होता है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को बहुत लॉस होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। उसका रीज़न है कि स्मॉल फार्मर्स की इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन से लार्ज लैंडलॉर्ड का बहुत बेनिफिट हुआ। इस बेनिफिट से क्या हुआ? केमिकल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत बिकने लगे। अब ये केमिकल इंडस्ट्री इतनी मार्केट में हावी हैं कि ये नहीं चाहती हैं कि नेचुरल फार्मिंग को बल मिले किसी भी तरह से, और हमारे जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ है वो कहीं ना कहीं कम हो। मगर आप इसके जानते हैं फर्टिलाइजर्स के लॉस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कार्सिनोजेनिक डिजीजेस देखने को मिलती हैं, हेल्थ में बहुत सारे इंपैक्ट मिलते हैं और प्रोडक्टिविटी भी लॉस होती है किसी ना किसी तरह से। तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिली। तो ये एक एग्रो इकोलॉजिकल यूनिक मॉडल है, ठीक है। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और इसका मेन एम प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टाइल ऑफ फार्मिंग है, ठीक है। मतलब
पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कॉस्ट कम हो जाता है। कॉस्ट कैसे कम हो जाता है? जब हम इनपुट बहुत ज़्यादा देते हैं तो इनपुट ज़्यादा देने पर हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में ड्रोन का भी खर्चा आएगा फर्टिलाइजर डालने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की खासियत थी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड तभी वर्क करते थे जब आप उन पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे। ठीक है, अब क्या आगे इन्होंने बताया, नो नीड फॉर एक्सपेंसिव इनपुट। अब आपको एक्सपेंसिव इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंटेंसिव इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपको बार बार पानी नहीं लगाना पड़ेगा, वाटर में भी कमी मिलेगी देखने को, वाटर के यूज़ में भी, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी रहेगी। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो 4 पिलर है उन पर वर्क करती है। देखो जीवामृत, जीवामृत क्या होता है? इसको फर्टिलाइजर बनाने के लिए काऊ डंग का यूज़ किया जाता है, जैगरी गुड़ का यूज़ किया जाता है, पल्स फ्लोर का यूज़ किया जाता है, पल्स का जो आटा होता है, और वाटर और सॉइल का यूज़ करके जीवा अमृत बनाया जाता है। ठीक है, एक फर्टिलाइजर बनाया जाता है। बीज अमृत, बीज की कोटिंग की जाती है नीम की, और उसको ऐसा बनाया जाता है कि जैसे ट्रेडिशनल रूप में जो बीज पर कोटिंग करते थे, पल्प लगाते थे और उस सीड को काउडंग में डाल देते थे, देन फर्टिलाइज करके खेत में लगा देते थे। मुल्चिंग जानते हैं, अच्छा दाना, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये चीज़ जान लीजिए कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किन प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ताकि आपके माइंड में कहीं कहीं रहे। मुल्चिंग क्या होती है? मान लो ये ट्री है, ये ट्री है, अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आप मुल्चिंग कर देंगे, इसे यहाँ पर ढक देंगे घास वगैरह से, तो क्या होगा? जो सूरज पड़ेगा उसकी वजह से वाटर का लॉस कम होगा। ठीक है, तो वाटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कल्टीवेशन भी हमारा इससे बढ़ जाएगा। बपासा क्या है? बोथ एयर और मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। बपासा एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी कंडीशन है जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं इरीगेशन को, मतलब वाटर का कम से कम यूज़ होगा। और बपासा का दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इससे हम सॉइल में एयर के मॉलिक्यूल को आसानी जाती। देखो सॉइल तभी भी अच्छे से वर्क करती है। देखो सॉइल को जोतते क्यों? जोतते इसीलिए हैं कि जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो सॉइल के अंदर जा सकें। तो इस तरह से बोथ एयर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉइल बपासा। तो इस तरह से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वर्क करती है। क्या क्या बताया गया? जीवा अमृत, बीज अमृत, अच्छा दाना एंड बपासा। ठीक है, बेनिफिट आप देख लो। बेनिफिट आपको, ये तो आपको बेनिफिट इजीली पता होंगे, एक्सटर्नल इनपुट्स का यूज़ नहीं है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे किसान जो है वो कर्जदार नहीं बनते हैं और सुसाइड रेट कम होता है। बेनिफिट में ये आता है। और हमारे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का कहना है ऑलमोस्ट 70% ऐसे फार्मर हैं जो अपनी इनकम का, मतलब यर्न जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो बताओ एग्रीकल्चर से क्या फ़ायदा होगा? जब आपके गांव में 100 किसान हैं और 70 किसान जितना यर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं, तो सुसाइड रेट तो बढ़ेगा ही, कर्जदारी तो बढ़ेगी। और हाफ ऐसे किसान हैं जो डेट में है। ठीक है, मोर देन हाफ ऑल फार्मर आर इन डेट, मतलब वो कर्जदार है। कितना मतलब बड़ा क्राइसिस है। आप देखो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई गई है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुड बी रिड्यूस एंड फार्मिंग मेड जीरो बजट। वही बात बताइए कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा देंगे और जो बजट है वो हमारा जीरो हो जाएगा। और ये डबल फार्मर इनकम्स की जो हमारा टारगेट था 2022 तक, वो तो अचीव नहीं हो पाया, मगर इन फ्यूचर ये डबल फार्मर्स इनकम की तरफ हमारे सपोर्ट करेगा। ठीक है, आगे क्या बताया गया? केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग इज रिजल्टिंग। आप इन्होंने एक बार फिर से बता दी यही बात कि केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? सॉइल और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। अगर जीरो कास्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग रखते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, लेग्यूम क्रॉप लगते हैं। इस सॉइल की फर्टिलिटी एक तरह से और अच्छी की जा सकती है। आप लेग्यूम क्रॉप लगाइए। लेग्यूम क्रॉप कौन सी होती हैं? जो देखो ये मटर वगैरह होती है ना, इन्हें लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मगर हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लगातार वीट लगाया जाता है, लगातार राइस लगाया जाता है, तो इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगती है। वन ऑफ द रीज़न है कि मोनोक्रॉपिंग, और दूसरा रीज़न क्या है? केमिकल यूज। ये दो रीज़न इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत डिक्लाइन होती है। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में सॉइल एरेशन होता है, सॉइल के अंदर हम एयर को डालते हैं। ठीक है, मिनिमम वाटर यूज होता है, इंटर क्रॉपिंग होता है, एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप होती है, टॉप सॉइल मुल्च की जाती है, मैंने बताया ढक देते हैं, जिससे क्या होता है इरीगेशन कम हो जाता है और डीप प्लगिंग करने की ज़रूरत नहीं
नहीं होती है। ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन में फेवरेबल है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने पहला स्टेट बना था जिसने कहा था कि हम 100% जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप देख लीजिए इशू क्या है, इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगा होगा अभी तक कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बहुत अच्छी है, इंडिया को इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और जल्दी से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए। मगर आप ये चीज़ देख लो, सिक्किम हमारा एक ऐसा पहला स्टेट बना जिसने फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, डिक्लाइन हुई यील्ड की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, यील्ड बहुत कम होती है इनिशियली। यील्ड करीब 20-25 सालों के बाद बढ़ेगी, कहा जाता है 10 से 15 सालों के बाद बढ़ेगी, मगर बहुत सारे ऐसे सर्वे भी हैं जो बताते हैं 20 से 25 सालों के बाद यील्ड बढ़ेगी। और यील्ड जब कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बहुत है तो उसको हमें खिलाने पिलाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए हमें यील्ड चाहिए, ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स क्या हुआ है, यील्ड की वजह से कन्वेंशनल फार्मिंग पर आ गए। कन्वेंशनल फार्मिंग क्या कि मतलब आप केमिकल वाली और ये जो हाई यील्ड वैरायटी सीड हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो इंट्रोड्यूस हुए थे, इस पर आ गए हैं, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग रिटर्न ड्रॉप आफ्टर फ्यू ईयर, मतलब क्या हुआ है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की। परंपरागत कृषि सिंचाई योजना आपने सुनी होगी, उसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट ने बेनिफिट किए, मगर क्या हुआ, उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला और बहुत सारे किसान कन्वेंशनल फार्मिंग पर रिटर्न आ गए, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, डेफिनेटली कह रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से बढ़ती है, मगर ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहा है और फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ा रहा। अब फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ेगी तो भाई क्या करेंगे वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, उनके बच्चे क्या खाएंगे, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में काउ डंग का यूज होता है, चलो ब्रीड जो है हमारी प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। मगर दूसरी बात यह है कि जीरो बजट फार्मिंग क्या वास्तव में जीरो बजट है? नहीं, आप काव लोगे उसका पैसा खर्च होगा, अब इन्होंने पल्स का पाउडर बताया था वो पैसा खर्च होगा, वाटर के लिए भी पैसा खर्च होगा, आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिसके लिए पैसा खर्च होगा। अब काव डंग है, काव डंग क्या फ्री में आ जाता है? आप काव पालोगे उसके लिए खर्चा नहीं होगा, चारा नहीं खिलाओगे, तो ये सब खर्चे इसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में नहीं बताए गए, ठीक है। अब क्या है, ये कह रहे हैं कि काव जो है वो इंडिजीनियस होना चाहिए। अब इंडिजीनियस तो बची नहीं है, सब नॉन स्क्रिप्टेड केवल 8.1% बची है, मतलब लाइव स्टॉक जो है हमारा उसमें देखने को मिलता है, लाइव स्टॉक सेंसस में जो ब्रीड थी वो मिक्स हो गई है, फॉरेन की ब्रीड और इंडियन ब्रीड मिक्स हो गई है। गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की, ठीक है, और एक परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च की, मगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए थी, इसके कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिले। बे फॉरवर्ड देख लेते हैं क्या करना चाहिए। पहले राइटर कह रहा है स्ट्रक्चर मार्केट इशू हमें बदलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज राइटर का कहना है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से पहले स्ट्रक्चरल मार्केट इशू जो हैं उसको हमें ध्यान देना चाहिए। स्ट्रक्चरल मार्केट इशू क्या होते हैं? जैसे आपका मार्केट में जो कल भी हमने डिस्कस किया था एमएसपी से रिलेटेड टॉपिक में, जो एमएसपी नहीं दी जाती है वो एमएसपी दी जानी चाहिए। अगर आप एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं तो आप वो प्राइस डिफिशियंसी स्कीम लागू कर दीजिए। प्राइस डिफिशियंसी स्कीम क्या कि आप जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मान लो ये रामू है, ये रामू का खेत है, अब रामू ने अपने खेत का जो धान है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने रामू को स्लिप दे दी कि भाई हमने आपका जो प्राइस है वो 10 रुपए पर केजी लिया है, ठीक है, 10 रुपए पर केजी हमने गेहूं लिया। अब ये स्लिप क्या है, गवर्नमेंट को रामू ने दिखाई। अब रामू ने गवर्नमेंट को जब दिखाई तो गवर्नमेंट बोली कि आपके 8 रुपए कम मिले हैं तो हम 8 रुपए आपको दे देते हैं। तो इस तरह से प्राइस डिफिशियंसी स्कीम वर्क करती है। तो राइटर का कहना है या तो प्राइस डिफिशियंसी स्कीम आप लागू करो या फिर एमएसपी आप दो। सभी प्रोडक्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खरीदे जाना चाहिए। अभी तक क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी देती है और स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है कुछ, मगर क्या है ये इसमें राइस और वीट इनके द्वारा बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है। राइटर का कहना है फूड ग्रेन और नॉन फूड ग्रेन दोनों चीज़ें खरीदना चाहिए। प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम लागू होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के हिसाब से होना चाहिए। देखो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है, जब फार्मर्स है वो टीनेंट्स है तो ये किराए पर ज़मीन भी लेगा, पेस्टिसाइड भी देगा, ठीक है, बहुत सारे इनपुट खर्च करेगा। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं जब एमएसपी डिसाइड करते हैं तो उसमें लागू नहीं होते हैं। तो कहना है ये सब लागू होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो एग्रीकल्चर पर एक्सपोर्ट प्राइस लगता है उसको जीरो कर देना चाहिए, जिससे ज़्यादा ज़्यादा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट हो और फार्मर्स जो है अपने राइट के लिए लड़ सके। तो ओवरऑल क्या बताया गया है कि ये देखो लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मनरेगा को फार्मलैंड से लिंक कर देना चाहिए। जो देखो मनरेगा क्या करती है, अभी गांव में पॉन्ड बनाती है,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती है जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, ठीक है, वो बनाए जाते हैं। मगर अगर कह रहे हैं जो मनरेगा के वर्कर हैं किसी फील्ड में जाके वर्क करते हैं उसको क्या होगा, उससे फार्मिंग भी अच्छी होगी और अच्छा हमें प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कहा जा रहा है राइटर के द्वारा, ये कहना है कि आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर स्लोली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर आप स्ट्रक्चरल मार्केट रिफॉर्म लेकर आते हैं तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इंट्रोड्यूस करना वेरी इजी हो जाएगा। ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे आज के। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है। आपका बहुत शुक्रिया होगा, अगर कोई गलती हो गई हो उसके लिए सॉरी। थैंक यू वेरी मच।